Class. Today we are discussing our new topic, which is contract of agencies, which is defined under Section 182 of Indian Contract Act, where principal and agent work on the behalf of another person to perform the transaction on the direction of legal relationship between the principal and agent. In a simple word, we can say that when a person implies another person to do any act for himself or to represent him in dealing with the third person, it is called a contract of agency. Where the Indian Contract Act have legal provision in section 182 define the agents and principal. Who is an agent? An agent is a person who implied to do an act for another or to represent another in dealing with a third person. And who is the principal? The person from whom such act is done or is so represented is called the principal. So we will understand the contract of agency. Let's we understand in Hindi. एजेंसी का अनुबंध भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 182 में बताया गया है कि एजेंसी का अनुबंध क्या है, और इसको हम समझेंगे और इसके एजेंट और प्रिंसिपल के क्या राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, वो सब हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं। एजेंसी अनुबंध एक कानूनी संबंध है जहां एक व्यक्ति अपनी ओर से लेन देन करने के लिए दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति करता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं के लिए कोई कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करता है तो इसे एजेंसी का अनुबंध कहता है। मतलब कि कोई एजेंट अपने कार्यों को परिपूर्ण करने के लिए या निष्पादित करने के लिए किसी थर्ड पर्सन के अपॉइंटमेंट करता है अपने बिहाफ पर या अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। तो इन दोनों लीगल रिलेशनशिप्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहा जाता है। कानूनी प्रावधान। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 182 में एजेंट और प्रिंसिपल को परिभाषित किया गया है। एजेंट कौन है? एजेंट वह व्यक्ति जो किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ लेन देन में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एजेंसी अनुबंध के अनिवार्य तत्व क्या क्या हैं, आइए समझते हैं। एजेंसी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए पक्षों की क्षमता। धारा 183 कौन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा? कोई भी व्यक्ति जो उस कानून के अनुसार वयस्क हो, मेजर हो, जिसके वह अधीन है, जो स्वस्थ चित्त का है, अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। मतलब मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड पर्सन नहीं होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, वही अपॉइंटमेंट हो सकता है। धारा 184 के अनुसार अभिकर्ता कौन हो सकेगा? प्रधान और पर व्यक्ति के बीच कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता बन सकेगा, किंतु कोई भी व्यक्ति जो वयस्क ना हो, स्वस्थ चित्त ना हो, अभिकर्ता नहीं बन सकेगा। एजेंट बनने के लिए उसे साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, वही पर्सन जो है अभिकर्ता बन सकेगा। और अंतर्विष्ट उस निमित्त उपबंधों के अनुसार अपने प्रधान के प्रति उत्तरदायी हो सकेगा। और कोई भी जो अनुबंध होगा, उपबंध होगा, उसके अनुसार वह अपने प्रिंसिपल के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। विचारणीय बातें जो आवश्यक नहीं हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 185 के अनुसार एजेंसी अनुबंध के लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। कंसिडरेशन की नेसेसरी नहीं होती प्रिंसिपल और एजेंट के मध्य। यह उन अनुबंधों की श्रेणी में आता है जिन्हें कानून के बिना प्रतिफल वैध घोषित किया जा सकता है।
हालांकि ये प्रावधान एजेंट को उसके कानूनी और न्यायोचित पारिश्रमिक से वंचित नहीं करते हैं जब तक कि अनुबंध में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो। मतलब कि ये कोई भी रिमनरेशंस न्यायोचित पारिश्रमिक से वंचित नहीं करते कि उनकी जो भी वेजेस हैं या सैलरीज हैं उससे डिबार नहीं किया जा सकता जब तक कोई ऐसी टर्म्स कंडीशन स्पेसिफाइड ना हो। एजेंसी के निर्माण के तरीके, किस तरह एजेंसी बनाई जा सकती है। स्पष्ट सहमति द्वारा, आमतौर पर प्रिंसिपल द्वारा अपने एजेंट को दी गई किसी ऐसी स्थिति या स्पष्ट विशेषज्ञ की होती है जिसमें मामले में एजेंट का चयन या तो व्यक्त शब्दों या रचित शब्दों के आधार पर किया जा सकता है। निहित सहमति, जब एजेंसी पक्षकारों के आचरण से उत्पन्न होती है या मामले की परिस्थितियों से अनुमानित होती है तो उसे निहित एजेंसी कहा जाता है। उदाहरण से समझते हैं। कलकत्ता के ए की दिल्ली में एक दुकान है। दुकानदार का प्रबंधक बी है। दुकान के उद्देश्य से सी से माल मंगवाता है और खरीदता है। खरीदे गए माल का भुगतान नियमित रूप से ए द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से किया जा रहा था। बी को उसके आचरण से ए का एजेंट माना जाएगा। साझेदार नौकरों और पत्नियों को आमतौर पर उनके रिश्ते के कारण एजेंट माना जाता है। पार्टनर्स, नौकर और वाइफ को एजेंट के रूप में माना जाता है। दूसरा जो वे है मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी, वो नेसेसिटी है। कुछ परिस्थितियों में एक व्यक्ति दूसरे के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, जहाज का मालिक किसी बंदरगाह पर धन उधार ले सकता है जहां जहाज के मालिक के पास यात्रा पूरी करने के लिए जहाज की आवश्यक मरम्मत कराने हेतु कोई एजेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में एजेंट के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास प्रिंसिपल का अधिकार होना जरूरी नहीं है। हालांकि एजेंट को दबाव वाली परिस्थितियों में और प्रिंसिपल के लाभ के लिए काम करना चाहिए। कोई भी एजेंट है उसे अपने प्रिंसिपल के जो लायबिलिटीज़ हैं और सिचुएशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और प्रिंसिपल को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। विबंधन द्वारा, स्टेपल द्वारा, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 237 में प्रिंसिपल को विश्वास दिलाने के दायित्व का प्रावधान है कि अभिकर्ता अनधिकृत कार्य प्राधिकृत थे जब किसी अभिकर्ता ने बिना प्राधिकार के अपने प्रधान की ओर से तीसरे व्यक्ति के प्रति कार्य किए। कोई भी एजेंट है जो अथॉराइज नहीं था उस कार्य को करने के लिए और एजेंट जो है उस कार्य को परफॉर्म करता है, तीसरे व्यक्ति के प्रति कार्य किए और दायित्व उठाए और तो प्रधान ऐसे कार्य या दायित्व से आबद्ध है। तो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिना कंसेंट से या उनके अनुमति से कोई कार्य करता है तीसरे व्यक्ति के लिए तो उससे कोई भी जो लायबिलिटी अगर अराइज होती है तो वो प्रिंसिपल की नहीं होगी। यदि उसने अपने शब्द या आचरण से ऐसे तीसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाया है कि ऐसे कार्य या दायित्व अभिकर्ता के प्राधिकार के दायरे में थे, यह अपने एक्ट और कंडक्ट से बिलीव कराने की थर्ड पार्टी को कोशिश करता है कि वो प्रिंसिपल की कंसेंट है और आप चिंता मत करिए, तो प्रिंसिपल इसके लिए लायबल नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति शब्दों या संकेतों के माध्यम से यह दावा करता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका प्रतिनिधि है, तीसरा पक्ष इस तरह के प्रतिनिधि को स्वीकार कर लेता है और समझौता कर लेता है, तो ऐसा दावा करने का वाला व्यक्ति दूसरे के कार्यों द्वारा प्रतिबंधित हो सकता है। इसे स्टेपल द्वारा एजेंसी के रूप में माना जाता है। पकड़ कर रखना, प्रबंधक और कर्मचारी के बीच संबंध उभर सकता है। एक प्रशासक संगठन का एजेंट होता है। किसी भी प्रकार के व्यवसायिक संबंध के कारण जो एजेंसी होती है उसे प्रतीक्षा एजेंसी के रूप में जाना जाता है। अनुसमर्थन द्वारा, अनुसमर्थन का अर्थ है एजेंट द्वारा बिना प्राधिकार के मूल रूप से किए गए कार्य को प्रधान द्वारा बाद में स्वीकार करना या अपनाना।
1872 की धारा 196 के अनुसार जहां एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य किए जाते हैं लेकिन उसके ज्ञान या अधिकार के बिना वह ऐसे कार्यों की पुष्टि या स्वीकृति का चुनाव कर सकता है, यदि वह उनकी पुष्टि करता है तो वह प्रभाव होंगे जैसे कि उसके पिछले प्राधिकार द्वारा किए गए थे। एजेंट्स का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। एजेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? विशेष एजेंट, जनरल एजेंट, यूनिवर्सल एजेंट, मर्केंटाइल या वाणिज्यिक एजेंट। आइए समझते हैं विशेष एजेंट क्या है। विशेष एजेंट वह होता है जो किसी भी विशेष कार्य को करने या किसी विशेष लेन देन में अपने प्रमुख का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए एजेंट जिसे घर बेचने के लिए नियुक्त किया जाता है या एजेंट जिसे नीलामी में बोली लगाने के लिए नियुक्त किया जाता है। मतलब स्पेसिफाइड एजेंट्स जिन्हें स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। जनरल एजेंट वह एजेंट होता है जिसके पास किसी व्यापार, कारोबार या रोजगार से जुड़े सभी कार्य करने का अधिकार होता है। यूनिवर्सल एजेंट सार्वभौमिक एजेंट वह होता है जिसका प्रिंसिपल के लिए कार्य करने का अधिकार असीमित होता है। मतलब उनकी जो लायबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, राइट हैं, उनमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, असीमित अधिकार है। वाणिज्यिक एवं मर्केंटाइल एजेंट सेल्स एंड गुड एक्ट की धारा 2 सब क्लास 9 के अनुसार व्यापारिक एजेंट का अर्थ है ऐसे एजेंट से रूप में व्यवसाय के प्रथागत क्रम में माल बेचने, बिक्री के प्रयोजन के लिए माल भेजने, माल खरीदने या माल की सुरक्षा पर धन जुटाने का अधिकार है। मतलब कि मर्केंटाइल एजेंट माल को क्रय कर सकता है, विक्रय कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है और कलेक्शन ऑफ फंड्स का राइट मर्केंटाइल एजेंट के पास होता है। इसे फैक्टर मर्केंटाइल एजेंट, नीलामकर्ता, दलाल कमीशन एजेंट या डेल क्रेडिटर एजेंट शामिल हैं। गैर व्यापारिक एजेंट इनमें वकील हैं, सॉलिसिटर हैं, बीमा एजेंट हैं, क्लियरिंग एवं फंडिंग एजेंट तथा पत्नी आदि शामिल हैं। एजेंट्स के क्या क्या राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो हम जानेंगे। व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार। एजेंट्स के जो राइट्स हैं उसमें धारा 217 में प्रावधान है कि एजेंट को प्रिंसिपल की ओर से प्राप्त धनराशि में से अग्रिम धनराशि या एजेंसी व्यवसाय के संचालन में उचित रूप से किए गए व्यय को अपने पास रखने का अधिकार है। एजेंट्स जो है वो ट्रांजैक्शन को मूव ऑन करने के लिए या कलेक्शन करने के लिए या उसको अपने पास रखने का अधिकार है। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, रिम्यूनरेशंस। धारा 19 के अनुसार एजेंट को एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए उचित पारिश्रमिक का दावा करने का अधिकार है। सभी वैध कार्यों के परिणामों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार है। कोई लीगल ट्रांजैक्शन है, लीगल एक्ट्स है और उनके अगेंस्ट उसे जो है डैमेजेस पाने का अधिकार है। धारा 222 के तहत एजेंट को अपने प्राधिकार के प्रयोग में किए गए सभी वैध कार्यों के परिणाम के विरुद्ध प्रधान द्वारा क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार प्राप्त होता है। शेख फरीद बख्श बनाम हरगुलाल सिंह 1936 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रिंसिपल को एजेंट द्वारा सभी कार्य निष्पादित करने के तुरंत बाद पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा जिसे अनुबंध किया गया है। मुआवजा का अधिकार। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 225 के अनुसार यदि प्रधान के पास कौशल या योग्यता का अभाव है, उसे कोई चोट या हानि होती है तो एजेंट क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। ग्रहणाधिकार का अधिकार। धारा 221 में कहा गया है कि एजेंट को उसके प्रधान द्वारा वैध प्रभार पारिश्रमिक व्यय का भुगतान नहीं किया जाता तो माल उसके नियंत्रण में है तो वह माल को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि प्रधान वैध का प्रभाव भुगतान नहीं कर देता। मतलब कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के अगर कोई वस्तु है तो वो अपने पोजीशन में तब तक रख सकता है जब तक कि मालिक उसका पैसा या उसकी पारिश्रमिक या रिम्यूनरेशन उसको वापस नहीं कर देता है, तब तक उसे वो अपने कंट्रोल में रखने का अधिकार है। एजेंट्स के ड्यूटीज़ क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, उसे समझेंगे। आदेश के पालन करने का कर्तव्य। धारा 211 के अनुसार एजेंट को अपने मालिक के व्यवसाय के उसके अकॉर्डिंग्स चलाना चाहिए और उसकी अनुपस्थिति में व्यापार की जो जिस कस्टम या जिस मोशन या जिस हिसाब से चल रहा हो उसको उसी हिसाब से चलाने के लिए एजेंट्स का दायित्व है कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्ट करें।
पन्नालाल जानकी दास बनाम मोहनलाल 1950 का एक सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इस वाद में कहा गया है कि एजेंट को प्रिंसिपल को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। यहाँ प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा कि वह माल का बीमा करवा ले और एजेंट ने प्रिंसिपल से प्रीमियम तो वसूल लिया लेकिन बीमा नहीं कराया, तो लायबिलिटी एजेंट की होगी और एजेंट को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उन प्रिंसिपल ने कहा कि उस वस्तु का बीमा कराओ और उसके बदले में एजेंट ने पैसा ले लिया, बीमा नहीं कराया, तो लायबिलिटी किसकी होगी? एजेंट की होगी। सावधानी और कुशलता से कार्य करने का अधिकार। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 212 में एजेंट की भूमिका शामिल है। कानून के अनुसार एजेंट व्यवसायी को उचित सावधानी और सतर्कता के साथ संचालित करना चाहिए। जय भारती कॉरपोरेशन बनाम पीएन राजशेखर नदार 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां एजेंट प्रिंसिपल को गलत सूचना देता है, उसे कदाचार के कारण हानि होती है, तो प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायित्व होता है। उचित हिसाब देने का कर्तव्य। धारा 213 के अनुसार एजेंट प्रिंसिपल के द्वारा मांगे जाने वाले उचित खाते प्रस्तुत करने होंगे। उन खातों के बारे में बताना होगा, उन प्रविष्टियों के बारे में बताना होगा, वाउचर प्रस्तुत करने होंगे। प्रिंसिपल से संवाद करने का कर्तव्य। एजेंट को धारा 214 के अनुसार कठिनाई की स्थिति में एजेंट का कर्तव्य है कि वह अपने मालिक से संपर्क करे, उसके द्वारा दिए गए निर्देशों को उचित तत्परता से पालन करे। उचित खाते में लेन देन न करने का कर्तव्य। यदि प्रिंसिपल एजेंसी के व्यवसाय में अपनी ओर से काम करना चाहता है, तो एजेंट उन सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों का खुलासा करना होगा जो उसके ज्ञान में आई हैं। प्रिंसिपल से सहमत भी लेनी होगी। इस प्रकार कर्तव्यों को पालन न करने से निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। 2000 अनुबंध अधिनियम की धारा 215 के तहत प्रिंसिपल लेन देन को अस्वीकार कर सकता है और सभी नुकसानों को अस्वीकार कर सकता है। प्रिंसिपल अगर कोई एजेंट के बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन है उसको डिनाई कर सकता है, कोई डैमेजेज हुए हैं तो उसको डिनाई कर सकता है। धारा 216 के अंतर्गत प्रिंसिपल एजेंट से किसी भी लाभ का दावा कर सकता है और उसे लेन देन से प्राप्त हुआ। अपना अधिकार। किसी और को न सौंपने का कर्तव्य। किसी एजेंट को अपना अधिकार किसी उप एजेंट को नहीं सौंपना चाहिए। हितों की रक्षा और संरक्षण का कर्तव्य। भारतीय संविधान अधिनियम 209 के अंतर्गत जब प्रधान की मृत्यु या स्वस्थता के कारण एजेंसी की समाप्ति हो जाती है, तो एजेंट को मृतक प्रधान के प्रतिनिधि की ओर से सौंपे गए हितों की रक्षा और संरक्षण करना चाहिए। प्राप्ति राशि का भुगतान करने का कर्तव्य। भारतीय संविधान अधिनियम 2018 के अनुसार 218 के अनुसार एजेंट को व्यवसाय के संचालन के दौरान उसके द्वारा लिए गए अग्रिम उचित रूप से किए गए व्यय के संबंध में खाते में प्राप्त सभी राशि भुगतान और मूलधन को करना होगा। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी की समाप्ति जो 201 में बताया गया है, जो निम्न तरीकों से किया जा सकता है। एग्रीमेंट्स के द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा निरस्त किए जाने पर, एजेंट के द्वारा त्याग किए जाने पर, कानून के संचालन द्वारा एजेंसी की समाप्ति, अनुबंध का निष्पादन, अगर एग्रीमेंट का जो है वो एग्जीक्यूशन हो गया है, टाइम की समाप्ति हो गई है, मृत्यु या पागलपन हो गया है, या दिवालियापन हो गया है, या सब्जेक्ट मैटर का डिसोल्यूशन हो गया है, या किसी प्रिंसिपल और एजेंट का एलियन कंपनी जो है बनना है, या किसी कंपनी का विघटन है, उसके माध्यम से समाप्त हो सकती है। तो आइए समझते हैं समझौता। किसी अन्य समझौते की तरह प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध भी किसी समय और किसी भी स्तर पर आपसी समझौते से समाप्त किया जा सकता है। प्रिंसिपल द्वारा निशान। धारा 203 के अनुसार एजेंट के अधिकार को किसी भी समय रद्द कर सकता है और एजेंट प्रिंसिपल को बाध्य करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग हो जब तक कि एजेंसी अपरिवर्तनीय न हो। एजेंट द्वारा तक एजेंट कार्य करने से इनकार करके प्रिंसिपल को यह सूचित करे कि वह प्रिंसिपल के कार्य नहीं करेगा और अपनी शक्ति का परित्याग करने का हकदार है। कानून के संचालन द्वारा एजेंसी की समाप्ति। अनुबंध का निष्पादन। जहां एजेंसी किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती है, वहां उस उद्देश्य को पूरा करने पर उद्देश्य पूरा करना संभव तो समाप्त हो जाता है। समय की समाप्ति। जब एजेंट को निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उस समय की समाप्ति के बाद एजेंसी समाप्त हो जाती है, भले ही काम पूरा ना हुआ हो। मृत्यु या पागलपन में धारा 209 के अनुसार प्रिंसिपल की मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है तो एजेंसी की समाप्ति हो जाती है। दिवालियापन। एजेंट का दिवालियापन एजेंसी को समाप्त कर देता है जब तक कि एजेंट द्वारा किए गए कार्य केवल औपचारिक कार्य न हो।
विषय वस्तु का विनाश किसी निश्चित विषय वस्तु से निपटने के लिए बनाई जाती है जो विषय वस्तु के विनाश से समाप्त हो जाती है। प्रिंसिपल और एजेंट का एलियन कंपनी बनना। ये एजेंसी का अनुबंध तब तक वैध रहता है जब तक प्रिंसिपल और एजेंट के देश में शांति रहती है। यदि दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो ऐसी एजेंसी का अनुबंध समाप्त हो जाता है। कोई भी विदेशी कंपनी है या एलियन कंपनी है, वहाँ से प्रिंसिपल और एजेंट का कांटेक्ट है और वहाँ वॉर हो जाता है तो कांटेक्ट ऑटोमेटिक जो है वो लीगल रिलेशंस ब्रीच हो जाएगा और संबंध खत्म हो जाएंगे। किसी कंपनी का विघटन होने पर डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी में कंपनी विघटन हो जाती है तो कंपनी के द्वारा एजेंसी का अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।